नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु वास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय टीम ने किया आपदा प्रभावित क्षेत्र थराली का निरीक्षण, कई क्षेत्रों में एरियल सर्वे भी किया। सीएम धामी ने की बैठक, चारधाम यात्रा सुचारू कराने पर जोर, कहा आपदा प्रबंधन कानून व्यवस्था पर दे ध्यान। देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट, मलबा आने से 233 सड़कें बंद। दिव्यांगों का मुख्यमंत्री आवास पर कूच जमकर किया प्रदर्शन, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। हरिद्वार में काली मंदिर टनल के पास हुआ भूस्खलन, रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से ट्रेनों की आवाजाही बंद। ऋषिकेश कर्णप्रयाग की रेल परियोजना पूरी देश की सबसे बड़ी रेल सुरंग तैयार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों का। हल्द्वानी उपजिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे बिंदु खत्ता की विन अधिकार समिति सहित पूर्व सैनिक संगठन और ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए बिंदु खत्ता को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत राजस्व गांव बढ़ाए जाने की मांग की है। वन अधिकार समिति ने पदाधिकारियों को बताया कि पिछले वर्ष ही समस्त प्रक्रिया को पूरा कर शासन को भेज दिया गया था, उसके बावजूद बिंदु खत्ता राजस्व गांव की पत्रावली लंबित पड़ी है। इसीलिए ग्रामीण सरकार से मांग कर रहे हैं कि कई दशकों से संघर्ष करने के बावजूद अब बिंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा मिलना चाहिए। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत बिंदु खत्ता को राजस्व गांव की मांग कर रहे हैं और यह बिंदु खत्ता की अगर बात करें तो ये जो है बसासत से पूर्व यानी कि आप कहेंगे 1932 से पूर्व के अभिलेख हमारे इसमें हैं। देखिए, बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने के लिए वन अधिकार समिति, वहाँ की पूर्व सैनिक संगठन, वहाँ की आम जनता लंबे समय से संघर्ष कर रही है। हमारे राजस्व गांव के दावों को स्वीकृत हुए पिछला 1 वर्ष हो चुका है। हमारी एक ही मांग है कि बिंदु खत्ता राजस्व गांव हो और इसके लिए हमने जो भी कमेटी द्वारा दस्तावेज तैयार किए थे और हमारी समिति द्वारा उसको पास करने के बाद उप समिति में प्रस्ताव गया। हमारी मांग तो आम मांग रही है, 50 सालों से हमारे राजस्व गांव की मांग रही है। 50 सालों से अलग अलग संगठन इसे अलग अलग ढंग से लड़ रहे थे, मगर इस समय वनाधिकार समिति 2006 के तहत इसको इस कानून के तहत इससे लड़ा गया है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशानुसार जारी ऑपरेशन कालनेमी के तहत अब तक प्रदेश पुलिस ने 5500 लोगों को अधिक लोगों का सत्यापन किया है। साथ ही 1100 से अधिक ढोंगी व फर्जी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई, जिसकी सराहना करते हुए भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी ने देवभूमि गरिमा को बढ़ाने के लिए जो एक कालनेमी ऑपरेशन जारी किया था और जिस तरह से ढोंगी बाबाओं पर कार्रवाई की जा रही है, एक सराहनीय कदम है। अब तक 2000 से ज़्यादा लोगों पर कार्रवाई की जाती है। साथ ही गिरफ्त में आए फर्जी बाबाओं पर महिलाओं से ठगने और ढोंग की प्रक्रिया को खत्म करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। देखिए, ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये किए जो बहुत ही सराहनीय कदम उठाया। उत्तराखंड देवभूमि की पूरी तरीके से जो देवभूमि नाम है इसका, उसको बरकरार आगे रखते हुए उन्होंने जो ये कदम उठाया, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कदम रहा है। इससे ऑपरेशन कालनेमी के तहत उन ढोंगियों पर कार्यवाही की जा रही है लगातार। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में मानसून के चलते कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही बीते दिनों उत्तराखंड की मुख्य चारधाम यात्रा के मार्गों में भी कठिनाइयां सामने आई थी, जिसकी मरम्मत के लिए प्रशासन लगातार निरंतर कार्य कर रहा है। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी निरंतर ग्राउंड जीरो पर जाकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही लोक निर्माण विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व तमाम एजेंसी मार्गों को दुरुस्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ग्राउंड जीरो पर उन्होंने जो कि सारी जगहों से सारी आपदा क्षेत्र का भी दौरा किया था और सभी सड़कों को जहाँ पर भी पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा रूट पर हो या जिस जगह भी चारधाम में बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के रूट पर सभी जगह मैं समझता हूँ कि लोक निर्माण विभाग अपना NHI, नेशनल BRO, NDRF, SDRF सारी जो एजेंसियाँ हैं वो युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं और सारी यात्रा रूट को जो कि ठीक प्रकार से जो कि दुरुस्त कर लिया गया।
तस्वीरें चमोली जिले के कर्णप्रयाग नैनीसैन मोटर मार्ग की है, जहां पर बीती रविवार को रात हुई बारिश के चलते मोटर मार्ग पर भारी मलबा आने के चलते वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। सड़क पर दलदल इतना है कि लोग पैदल भी आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं। बागेश्वर के विकासखंड कार्यालय में बागेश्वर भाजपा समर्थित क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा ज्येष्ठ उप प्रमुख मनीष कुमार के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार को सख्त लहजे में चेतावनी जारी की है। क्षेत्र पंचायत बागेश्वर के सदस्यों का नेतृत्व कर रहे उप ज्येष्ठ प्रमुख का कहना है कि बागेश्वर में चलाए जा रहे विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया में सिलेक्शन ब्रांड का प्रयोग और ठेकेदारों के हितों को साधने का सिस्टम बनाया जा रहा है। पूर्व में संवैधानिक प्रक्रिया के तहत मास्टरवाला के आधार पर भुगतान होता था। मस्ट्रॉल के माध्यम से भुगतान होने से क्षेत्र पंचायत सदस्यों को फायदा होता था। प्रदेश सरकार केवल ठेकेदारों को पालने का नियम बना रही। जनप्रति की भूमिका विकास कार्य को केवल खाना पूर्ति की रह गई है। ये मांगे हैं जो स्वाभाविक है, सभी जनप्रतिनिधियों के यहाँ पे सभी सम्मानित मेरे क्षेत्र पंचायत सदस्य है। तो यहाँ पे ये वार्तालाप हुई कि जैसे टेंडर प्रक्रिया यहाँ पे चालू किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं सिलेक्शन बॉन्ड प्रक्रिया होगी, तो जिसमें कहीं ना कहीं हमारा हित देखा जा रहा है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता भी है, जानकारी भी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सोमवार को जन सुनवाई आयोजित की, जहां कुल 81 शिकायतें दर्ज हुई। डीएम ने शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनने के साथ ही सड़कों की तुरंत मरम्मत शुरू करने और आगामी स्वच्छता पखवाड़े को बड़े स्तर पर सफल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों की समीक्षा भी की और साफ कहा है कि विभाग अपने परिसरों और आसपास के क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाए। डीएम मयूर दीक्षित ने यह भी दोहराया कि योजनाओं की समीक्षा और शिकायतों का निस्तारण जनता को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में प्राथमिक जिम्मेदारी है। देखिए, आज सोमवार को सुबह जनसुनवाई की गई, जिसमें अभी तक 81 शिकायतें यहाँ पर रजिस्टर हुई है और सभी को हम लोगों ने सुना है। यहाँ पर शिकायतों के साथ साथ सीएम हेल्पलाइन का रिव्यू किया गया, साथ ही जिला योजना आदि में जो खर्च हुए हैं उसके बारे में रिव्यू किया गया। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए कि तत्काल सड़कों की जो रिपेयरिंग है वो शुरू हो जाए, उसके बारे में रिव्यू किया गया है। और आने वाला जो सेवा और स्वच्छता का जो हमारा पखवाड़ा शुरू होने वाला है, उसके बारे में भी सभी डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिए गए कि वो अपने अपने कार्यालयों परिसरों में और सभी आसपास के एरियाज में सफाई अभियान बेहद रूप में चलाएं। इसलिए डायरेक्शन भी हमारे यहाँ दिए गए। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड को मानसून के चलते इस बार कई बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। बहुत नुकसान प्रदेश में देखने को मिला। लगभग 57,000 करोड़ राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार से मुआवजे की मांग की गई है। वहीं केंद्र सरकार ने क्षति का जायजा लेने के लिए अपनी सदस्य टीम को प्रदेश में भेजा है, जिसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई। विपक्षी पार्टी कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने भाजपा सरकार पर ही आपदा को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि केवल 5700 करोड़ के लिए कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में आई आपदा मानव रचित है और भाजपा रचित है। भाजपा विकास के नाम पर जगह जगह पेड़ काट रही है, नदियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हिमालय के पहाड़ सबसे ज़्यादा उम्र के पहाड़ हैं और एक बार क्षति रहे तो मोदी को बचा सकते हैं, ना कि भाजपा ही बच सकता है। ये सब भाजपा के द्वारा ही किया जा रहा है और पैसे कमाने के लिए भाजपा ही मानव रचित आपदा रच रही है, जिसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ता है। वही निरीक्षण के बाद नुकसान की भरपाई की जाएगी और हर संभव मदद से आपदा ग्रसितों को दी जाएगी। 5700 करोड़ रुपए, आपने बिल्कुल सही कहा, केवल इसी के लिए कार्य किया जा रहा है। उसके बाद बताया जाएगा कि नहीं, हमारे यहाँ तो और भी ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन ये आपदा का कारण कौन है? ये आपदा मानव रचित है, ये आपदा भाजपा रचित है। देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड को अभी भीषण आपदा का सामना करना पड़ा, उसको लेकर हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी गंभीर हैं। उन्होंने तुरंत जितनी उनसे धनराशि हो पाई अपने उसमें विशेषाधिकार से उन्होंने 5-5 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया है।
खबर देहरादून से, जहां एक बार फिर चारधाम यात्रा शुरू हो गई। 2 सितंबर को जहां श्रद्धालुओं को केदारनाथ रवाना किया जाने लगा है, जबकि 7 सितंबर को बद्री धाम के लिए भी तीर्थयात्रियों को आगे बढ़ने की हरी झंडी मिल चुकी है। बता दें कि भारी बरसात के बाद भूस्खलन सहित मार्ग क्षतिग्रस्त होने से चारधाम यात्रा रोक दी गई थी। इससे दूर दराज से चारधाम दर्शन पूजन करने आए पहुंचने वालों का मन महसूस के रह गया था। अब एक बार फिर से यात्रा शुरू होने के श्रद्धालुओं सहित स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। स्थानीय बाशिंदों का कहना है कि रोजी रोजगार के अवसर फिर चलने फूलने लगे। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि अब लंबे समय से चारधाम यात्रा का सपना पूरा हो सकेगा। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष हेमंत रविदी ने बताया कि इस सीजन में कुल 27,70,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 15 दिसंबर को चारधाम के लिए हेली सेवा भी शुरू होने के साथ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की भी उम्मीद जताई। खबर गदरपुर से, जहां जल जीवन मिशन के तहत ग्राम मदनापुर में पेयजल योजना के जल कल परिसर के दिनेशपुर गुलभोज मेन रोड तक 200 मीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि जिसका निर्माण कार्य उत्तराखंड जल संस्थान के द्वारा कराया जा रहा है। सड़क की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने सड़क निर्माण का विरोध भी किया व कार्रवाई की मांग की। संस्था के ठेकेदार पर मनमानी तरीके से सड़क बनाने का आरोप भी लगाया गया। मौका पर सड़क निर्माण कार्य चल रहा था, जिसे ग्रामीणों ने ही रुकवा दिया। सड़क निर्माण को लेकर जल संस्थान के अधिशासी अभियंता ने बताया, जल जीवन मिशन के तहत मिनदापुर में बनाई जा रही सड़क को ठेकेदार द्वारा अपनी निजी खर्चे पर ही बनाया जा रहा है, जो कि दिनेशपुर गुलर भोज मेन रोड से जलकर परिसर से बन रही है। इसमें विभाग द्वारा कोई भी बजट नहीं दिया गया है। हम लोग कल 2-3 दिन से आके को देख रहे हैं कि यहाँ का रोड का जो स्थिति है बहुत खराब स्थिति है। जो यहाँ पे ना रूलर चलाया गया है, ना इसको मटेरियल को दबाया गया है। 1-1 इंच मटेरियल डाल के उस पर फिर इसमें वो चढ़ा दे रहे हैं, सीमेंट बजरी रेता का गोल चढ़ा दे रहे हैं। ग्रामीणों के ने हमें ये सूचना दी कि यहाँ पे बिल्कुल घटिया क्वालिटी का काम हो रहा है और जो नीचे पूरा मिट्टी के साथ ये रेता है, पूरा मिट्टी मिक्स ये बिछा हुआ है और ऊपर देखिए सीमेंट किस क्वालिटी का लग रहा है और इसमें कोई मानक से काम नहीं हो रहा है और कोई जवाबदेही नहीं है किसी की। सीधा जो काम कर रहा है इनसे पूछा गया तो ठेकेदार बोला आप एसडीएम के पास जाओ, डीएम के पास जाओ, हमारा तो पैसा मिल गया, काम रुकवाओगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं ये जो मदनापुर गांव की स्कीम है ये जल संस्थान द्वारा ही बनाई गई है और सुनील गौर यहाँ की फर्म थी जिसने स्कीम बनाई है। और ये रोड जिसकी आप बात कर रहे हैं ये एक्चुअली इसका कोई मद नहीं है जिस मद से बनाई जा रही हो, या ठेकेदार को इसका कोई भुगतान नहीं होना है। एक्चुअली एक अप्रोच रोड है, मेन रोड से जो पंप हाउस है वहाँ तक जाने का एक रास्ता बनाया जा रहा है। खबर हल्द्वानी से, जहां नैनीताल संसदीय क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट ने राजीव जायसवाल को अपना वाणिज्य प्रतिनिधि घोषित किया है। सांसद की इस घोषणा से व्यापारियों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। नई जिम्मेदारी मिलने पर प्रांतीय व्यापार मंडल और देवभूमि व्यापार मॉडल के पदाधिकारियों ने सांसद प्रतिनिधि के राजीव जायसवाल का भव्य स्वागत किया। स्वागत समारोह में व्यापारी नेताओं ने भरोसा जताया कि अब उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो सकेगा। इसी तरीके स्वयं स्वागत के अभिभूत राजीव जायसवाल ने दावा किया है कि जिम्मेदारी पर खरा उतरने के लिए वह व्यापारियों की तमाम छोटी मोटी समस्याएं सांसद अजय भट्ट तक पहुंचाते रहेंगे। साथ ही सांसद के मार्गदर्शन में पैरोकारी में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तो मैं ये प्रयास करूंगा कि व्यापारी को जो एक मंच में ग्रुप है, जैसे मार्केट वाइज बाजार वाइज लोगों से मिले, 5-7-10 लोगों व्यापारियों से मुलाकात करके उनकी समस्याएं सुनी जाए और उसी संबंधित जो भी उसका जो सक्षम जो स्तर है उस जगह पे ला करके कुछ जो मेरे लेवल पे हो जाएगा तो मैं उनसे बात करके या मिल करके अधिकारी को सॉर्ट आउट करेंगे और जो आगे के जो बड़े मामले हुए माननीय सांसद जी के निर्देशन में उनके मार्गदर्शन दे करके भी आगे बढ़ेंगे। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। पचवाधुन क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। आलम यह है कि खनन माफिया मानसून सीजन में भी नदियों से खनन गतिविधियों के प्रतिबंध के बावजूद भी उफनाई नदियों से अवैध खनन की गुरेज नहीं कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता भरत चौहान का कहना है कि डाक पत्थर बैराज डैम से लगते हुए क्षेत्र में सरेआम दर्जनों वाहन रोजाना अवैध खनन करते हुए देखा जा सकता है, जिससे स्थानीय लोग भी परेशान हैं, जिसकी शिकायत को संबंधित विभाग अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे। वहीं दूसरी ओर आज सुबह सवेरे डाक पत्थर क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल होने पर हरकत में आई। कोतवाली पुलिस ने अंबारी यमुना घाट पर कार्रवाई करते हुए मौके पर
उप खनिज सामग्री से भरे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद किए, जिन्हें अवैध खनन के चलते सीज कर दिया गया। साथ ही जगह जगह किए गए उप खनिज भंडारण के बारे में भी जानकारी जुटाकर कार्रवाई किए जाने की बात उन्होंने कही है। जब मैं सूचना मिली थी कि कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली डाक पत्थर के पास यमुना नदी में घुसे हैं खनन करने के लिए, तो उसी सूचना पे हम लोग फोर्स के साथ आए थे और हमने इसमें कार्रवाई में 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को खनन की सामग्री के साथ पकड़ा है, तो इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जब हम विकास नगर की बात करते हैं तो विकास नगर की चाहे वो आसन नदी हो, चाहे वो यमुना नदी हो, चाहे वो टोंस नदी हो, सब जगह अवैध खनन बड़ी मात्रा में हो रहा है और ऐसे समय में हो रहा है जब नदियों में खनन पूर्णतः वर्जित है, क्योंकि नदियों में पानी अत्यधिक है। जब आज सुबह मैंने देखा तो लगभग 8-9 ट्रैक्टर एक साथ भरे जा रहे थे और वो भी मशीनों द्वारा भरे जा रहे थे। हल्द्वानी में 20वीं कैडेट राष्ट्रीय तलवारबाजी स्पर्धा का हल्द्वानी के गौलापुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में आगाज हुआ। प्रतियोगिता में 28 शहर के अंडर 17 आयु वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 12 सितंबर तक चलने वाली तलवारबाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया, जहां खिलाड़ी अपने फेसिंग गेम प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखा रहे हैं। हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन के बाद राष्ट्रीय स्टेडियम में यह दूसरी बड़ी खेल प्रतियोगिता चल रही है। फेसिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के 24 बालक और बालिकाएं भाग ले रहे हैं, लेकिन खेल के पहले ही दिन खेल विभाग के व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होने लगे। आपको बता दें, 28 राज्यों से पहुंचे खिलाड़ी कर्मी में स्पोर्ट्स स्टेडियम के भीतर खेलने के लिए मजबूर है, जहां व्यवस्थाओं को लेकर खुद तलवार गेम्स के एशियाई जनरल सेक्रेटरी राजीव मेहता ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में बेहतर सुविधा को देखते हुए यहां पर गेम जराए जाने का फैसला किया गया था, लेकिन स्टेडियम की व्यवस्था बहुत ही खराब है। इंडोर स्टेडियम का एसी तक काम नहीं कर रहा है, जिसके चलते खिलाड़ियों को बाहर से आए स्टाफ को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राजीव मेहता ने कहा है कि उन्हें हल्द्वानी स्टेडियम में इस गेम को कराकर गलती कर दी है। अधिकारियों के संपर्क में वह लगातार है, लेकिन यहाँ के अधिकारी फ़ोन तक नहीं उठाते। अब उन्हें लग रहा है कि उन्होंने उत्तराखंड में तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन कर गलती कर दी है। नेशनल फेंसिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप आयोजित हो रही है। देश के कोने कोने से हमारे खिलाड़ी आए हुए हैं, चाहे आंध्रा है, चाहे असम है, चाहे यूपी है, चाहे राजस्थान है, सभी का प्रतिनिधित्व हो रहा है और एक अच्छा मंच हमारे राज्य के खिलाड़ियों को मिल रहा है। नहीं, हमारा टूर्नामेंट अच्छे तरीके से स्टार्ट हुआ है, बट हमारा वीक पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब नेशनल के खिलाड़ी और ऑफिशियल आए हुए हैं और एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा है कल से, तो दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ द उत्तराखंड। और मैं कल से जितने अधिकारी हैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ। अभी यहाँ का पर्यावरण बहुत गर्म है, इधर एसी की सुविधाएं नहीं है, इसलिए परेशानी हो सकती है खेलने में, बस यही है। और रिप्रेजेंट मैं हरियाणा को कर रही हूँ। हाँ, थोड़ा एसी की कमी है, बाकी अरेंजमेंट्स वगैरह काफ़ी अच्छी हैं। अधिकारी से बात करी आपने, टीचरों से बात करी, क्या कहा? हाँ जी, अधिकारियों और टीचरों से बात करी, क्या कहा उन्होंने? अभी तो फिलहाल ऑन कर रहे थे और यहाँ पे बस बाकी सब तो फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, बस थोड़ा गर्मी लग रही क्योंकि यहाँ पे एसी नहीं चल रही, इन्वायरमेंट थोड़ा हॉट है तो थोड़ा खेलने में दिक्कत होती है और बाकी सब ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर लगने वाले आरोपों के बीच दर्जा राज्य मंत्री शंकर सिंह का कोरंगा का बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा है कि प्रदेश में कहीं भी अवैध खनन नहीं हो रहा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खनन नीति पूरी तरह से पारदर्शी है। दर्जा राज्य मंत्री शंकर सिंह ने कोरंगा में मीडिया से मुखातिब होकर कहा है कि धामी सरकार खनन क्षेत्र में पारदर्शिता को प्राथमिक दे रही है। इसी का परिणाम है कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार को खनन रिकॉर्ड 1100 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक राजस्व है, क्योंकि इससे पहले सरकारों में इतनी कमाई कभी नहीं हो सकी। कोरंगा ने दावा किया कि खनन नीति न चलते सरकार की आमदनी बढ़ी है, बल्कि सरकारों युवाओं को रोजगार भी मिला है। दर्जा राज्य मंत्री के इस बयान के बाद साफ है कि सरकार अवैध खनन के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है और अपनी पारदर्शिता खनन नीति को बड़ी उपलब्धि मान रही है। आज पूरे प्रदेश के अंदर जो बहुत ज्वलंत जो एक मुद्दा है, जो लोग कहते हैं कि लगातार अवैध खनन हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की जो चीज़ें दूसरे दल वाले या अन्य लोग या किसी भी जनमानस के अंदर ये बातें निकल के आती हैं। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसकी खनन नीति के कारण आज जम्मू कश्मीर और आपका पंजाब, उत्तर प्रदेश और उन प्रदेशों के जो डायरेक्टर थे वो यहाँ रिसर्च के लिए आए
और यहाँ की खनन नीति से प्रभावित होकर के वो खनन नीतियाँ वहाँ लागू कर रहे हैं एक बार। इस बीच लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का ऐतिहासिक फैसला, अब पिता की संपत्ति पर पुत्री का भी बराबर का हिस्सा। फैसला महिला सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए सीएम योगी की तरफ से फैसला लिया गया है। एक प्रस्ताव तैयार कर राजस्व विभाग को भी भेज दिया गया है। पिता की संपत्ति में अब पुत्र और पुत्री का बराबर का हिस्सा होगा। सीएम योगी की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया। अविवाहित पुत्री भी संपत्ति में बराबर की हकदार होगी। ऐतिहासिक फैसला सीएम की तरफ से लिया गया। कानून में संशोधन करने के लिए भी सिफारिश की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, विवाहित और अविवाहित शब्द को हटाने की भी सिफारिश की गई है। शासन स्तर पर इस पर गंभीरता से विचार भी चल रहा है। सीएम योगी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। प्रस्ताव विधानसभा और विधान परिषद से पारित कराया जाएगा। पारित होने के बाद कानून का हिस्सा बनेगा। योगी आदित्यनाथ का ऐतिहासिक फैसला सामने मिला है। अब पिता की संपत्ति पर पुत्री का भी बराबर का अधिकार होगा। ऐतिहासिक फैसला सीएम योगी की तरफ से। आपको बता दें, महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए सीएम योगी की तरफ से यह ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसमें एक प्रस्ताव तैयार कर राजस्व विभाग को भेज दिया गया है। अब पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री बराबर के हिस्सेदार होंगे। अविवाहित पुत्री भी संपत्ति में बराबर की हकदार होगी। वहीं कानून को संशोधित करने के लिए सिफारिश लगातार की जा रही है। विवाहित और अविवाहित शब्द को हटाने की भी सिफारिश लगातार की जा रही है। सीएम योगी का ऐतिहासिक फैसला, अब पिता की प्रॉपर्टी पे पुत्र और पुत्री का बराबर का हक होगा। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पास सलाहकार संपादक के बख्श जी जुड़ चुके हैं। सीएम योगी के इस ऐतिहासिक फैसले के बारे में जनता को आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये स्वतंत्रता के बाद पहला फैसला होने जा रहा है। स्वतंत्रता के पहले जब देश आजाद हुआ था, तब तक पिता की संपत्ति पर पुत्री का अधिकार नहीं होता था। चाहे अविवाहित का तो कभी कभी हो जाता था मुकदमेबाजी के बाद, लेकिन विवाहित पुत्री का कभी उसमें कोई अधिकार नहीं होता था। लेकिन अब पूरे इस फैसलों को योगी आदित्यनाथ ने बदलने का प्लान बना लिया है और इसके लिए कानून भी उत्तर प्रदेश विधानसभा से पारित कराया जाएगा, विधान परिषद से। और इसके लिए राजस्व विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसा प्रस्ताव बनाओ जो कैबिनेट में भेजा जाए। कैबिनेट की अप्रूव करेगा इस प्रस्ताव को, और जब कैबिनेट अप्रूव कर देगा तो उसे विधानसभा विधान परिषद में पारित कराया जाएगा। इसके बाद कानून का हिस्सा बन जाएगा। और अब पिता की पैतृक संपत्ति जितनी होती, चाहे वो पैसे रुपए की हो, चाहे जायदाद की हो, पुत्रियों का चाहे अविवाहित हो चाहे विवाहित हो, ये भी कहा गया है कि जो कानून में जो व्यवस्था की है, अविवाहित और विवाहित सब दोनों को हटा दिया जाए। सिर्फ पुत्री का हक पिता की संपत्ति में बराबर का हो, ऐसा इस तरह का प्रस्ताव तैयार करा जाए। राजस्व परिषद ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया। शासन इस पे एक प्रस्ताव प्रत्यक्ष प्रस्ताव बनाएगा कैबिनेट के लिए। कैबिनेट अप्रूवल के बाद दोनों अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों पास कर जाए। इसका कानूनी हक दे दिया जाएगा पुत्रियों को पिता की संपत्ति में बराबर का हकदार होने का। तो ऐतिहासिक फैसला योगी का है, लेकिन इस फैसले से मुकदमेबाजी बढ़ जाएगी। अब ये मुकदमों की संख्या जो कई लाख पेंडिंग है, उससे ज्यादा मुकदमों की संख्या बढ़ जाएगी। अब देखने वाला है कि विधान परिषद विधानसभा पास होने के बाद कानूनी जवाब आने बाद क्या स्थिति बनती है, आगे आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया केबल जी जानकारी देने के लिए। सीएम योगी का ऐतिहासिक फैसला, पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र के साथ पुत्री की भी बराबर की हिस्सेदारी होगी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।